इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। अथ योगा अनुशासनम, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है। यानी योग का अभ्यास रोज करना चाहिए, तभी आपके शरीर और मन पर उसके लाभ दिखाई देते हैं। आरोग्य योग, इस श्रृंखला में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, खासतौर पे उन मेहमानों का जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मधु और दिव्या का, जिनकी मदद से मैं आपको योगासन सिखाऊंगी। इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह हम आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग आसनों के द्वारा उपाय दिखाते हैं। अन्नम ब्रह्म, ऐसा वेदों में कहा गया है। अन्न ही ब्रह्म है, यानी अन्न पूजनीय है। जैसा आप खाते हैं उसका सीधा असर आपके शरीर और मन पर पड़ता है। यानी अगर आप गलत सलत खाएंगे तो तमाम बीमारियों को न्योता देते हैं। हमने इस कार्यक्रम से पहले अपनी एक रिसर्च टीम के द्वारा ये जानने की कोशिश की कि आज आम आदमी किन किन बीमारियों से जूझ रहा है। तो चलिए देखते हैं एक सर्वे। मैं ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 3 साल से पाइल्स की बीमारी से पीड़ित हूँ। क्या योग से इसका कोई इलाज संभव है? देखिए, मुझे स्पाइसी फूड खाने का बहुत ही शौक़ था और मैं बहुत चाव से उसको खाता था। मेरी फैमिली वाले मेरे को हमेशा मना करते थे कि नहीं, इसको मत खाओ, आगे चल के तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने नहीं माना और पिछले 2 साल से अब मुझे पाइल्स हो गया और रियली आई एम इन सच अ लॉट ऑफ ट्रबल दैट आई कांट टेल यू। मेरा नाम दिनेश है। मुझे कब्ज़ की बीमारी रहती है, कभी कभी खून भी आता है और मुझे डॉक्टर ने बताया कि पाइल्स है। मैं नारियल का धंधा करता हूँ और मुझे इधर बैठने से प्राइस का प्रॉब्लम है। मैं BSNL में मैकेनिक का काम करता हूँ। मुझे पाइल्स का 1 साल से प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार आपने देखा कि खाने पीने से कैसे पेट पर असर होता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि पेट सभी बीमारियों का मूल है। तो चलिए क्यों न हम आज पेट से संबंधित बीमारी यानी पाइल्स की बीमारी के बारे में बात करें। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी इस सर्वे को देखकर कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाइल्स वास्तव में क्या बीमारी है और ये किन किन कारणों से होती है। कितना सही सवाल है कि पहले पाइल्स बीमारी क्या है इसके बारे में तो जान लें। तो चलिए हम आपकी मुलाकात डॉक्टर कृष्णा रामन से कराते हैं, जो न केवल डॉक्टर हैं बल्कि योगाभ्यासी भी हैं। तो चलिए पूछते हैं यही सवाल डॉक्टर कृष्णा रामन से। Piles, or as we technically label it as hemorrhoids, are nothing but varicose veins of the anal canal. As we have varicose veins in the legs, these veins in the anal canal dilate, and the reasons are multifactorial. It could occur in families for the simple reason that the lifestyle of the family, particularly the dietary lifestyle, may preclude vegetables and a high fiber diet, or lack of proper intake of fluids in the daily life. And third, lack of exercise. A sedentary lifestyle predisposes to piles very easily, as does a lifestyle which involves too much of activity in terms of a particular kind of activity, like too much of standing or too much of lying down, apart from the common understood concept of sedentariness being sitting in a chair. One need not sit in a chair to suffer hemorrhoids. A person who is constantly stable or motionless can still suffer these problems. But the most common cause is lack of dietary roughage and a proper fluid balance in the diet. And particularly in India, we tend to neglect this aspect, and Indians are not too well aware of the need for a balanced meal in their daily living. Now, medically, when we examine a patient, we localize the position of the pile mass, and if the pile mass is considerable, we do have to remove it. Sometimes a patient can confuse a pile mass with a fissure problem. So these are all broadly classified under anorectal disorders, and sometimes a patient can have a pile mass and a fissure and suffer from both the disorders. If the pile mass is considerable, we have to operate on the patient, and we do have very sophisticated methods of surgery. We can even use cryotherapy or laser surgery, laser assisted surgery and so on, and the patient can be
rehabilitated very quickly and sent home on the second or third or fourth post-operative day. What's very important is not the surgery itself, but the post-operative lifestyle. If a dietary change in terms of including fiber and roughage is not included or modified to include this, then the patient will have a recurrence of piles. And if physical activity is not stressed upon by the attending surgeon or the physician, there will be a recurrence of piles. Now, people who exercise a lot tend to suffer less from this problem, not because of the direct benefits of exercise on the blood flow in the anal canal alone, but also because exercise improves colonic motility. There are enough studies to show that exercise hastens colonic transit time. So the fecal material tends to come out very fast and there is no stagnation. Yogic exercises are very peculiar in that it can twist or massage the intra-abdominal contents, and there are very specific asanas, particularly the inverted poses like Sheshasana and its variations, Sarvangasana and its variations, which are the primary tools by which yoga tackles this problem, relieves the congestion and then helps prevent further progression of the problem. Maybe in an extreme case, surgery might be indicated, but I would like to highlight here that if human beings were to practice yoga and have a healthy dietary lifestyle, the chances of suffering a piles problem would almost be zero. तो आपने सुना कि डॉक्टर कृष्णारामन की भी यही राय है कि अगर आप खान पान में ध्यान न दें, रफेज ठीक से न लें और एक्सरसाइज न करें, तो आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है। पाइल्स की शुरुआत कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से होती है और फिर धीरे धीरे खून निकलना शुरू हो जाता है। यदि आप एक्सरसाइजेस ठीक से कर रहे हैं, जिसमें कि उनका भी यही मानना है कि आसन सर्वोत्तम है, तो ये इस बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है या ठीक भी की जा सकती है। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं पाइल्स के लिए कुछ आसन कर रहा था, मगर उससे मुझे ज़्यादा खून आना शुरू हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके द्वारा बताए गए आसन वो किस तरह के हैं? जाकिर साहब, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि आपको आसन करने के बावजूद ब्लीडिंग क्यों हुई, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि आपने कौन से आसन किए और कैसे किए। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि गुरुजी यानी श्री वी.के. सायंगर कौन कौन से आसन रिकमेंड करते हैं। तो चलिए गुरुजी से ही पूछते हैं। I have given in my book Light on Yoga those who can do Padmasana, Sarvangasana, and I have given the timings and no chance of bleeding at all. I have cured lots of piles cases, so that's why I know which asanas have to be done. So Parshvapindasana is the best asana in Sarvangasana. Parshvapindasana is considered as very good because they are the rotation of the colon. Peristaltic activity increases in those poses. So bleeding does not take place at all. तो आपने देखा, गुरुजी की राय में सर्वांगासन और शीर्षासन वेरिएशन सर्वोत्तम आसन होंगे, क्योंकि इनके द्वारा कोलन की मूवमेंट पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो चलिए अब हम आपको कुछ आसन सिखाते हैं जिनके द्वारा आप स्वयं इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। ये आसन हम आपको इस विधि से सिखाएंगे कि आप स्वयं अपने घर पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला आसन जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है सुप्तबद्ध कोणासन। देखिए, हमारी मॉडल मधु जो आपके सामने बैठी हैं, इन्होंने एक बोल्स्टर रखा है जिसके ऊपर एक ब्लैंकेट है और इस बोल्स्टर के ऊपर ये दंडासन में बैठी हैं। बोल्स्टर के ऊपर बैठ के इस पोजीशन की हम शुरुआत इसलिए करते हैं कि ताकि आपकी स्पाइन सिंक न करे। दंडासन यानी पैर आपके एकदम सीधे टाइट और पैर की उंगलियां छत की ओर, हाथ आपकी हिप जॉइंट्स के पास हैं। आप सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाते हैं। इस अवस्था में आने के बाद आप एक एक करके पहले दायां पैर मोड़िए। दाएं पैर की एड़ी बिल्कुल पेरिनियम के पास होगी, ऐसे ही फिर बायां पैर मोड़िए और उसकी एड़ी भी पेरिनियम के पास होगी और पंजों से आप पैर के नमस्कार कर रहे हैं। इस अवस्था में बैठ जाने के बाद आप एक बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस बेल्ट को आप ऊपर से पहन लीजिए और बेल्ट पीछे यानी पीठ की ओर सैक्रम के हिस्से पे आनी चाहिए। इस सैक्रम के हिस्से में ये बेल्ट आती है और बेल्ट का दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा सैक्रम पे आया, जांघ के ऊपर से गया और दूसरा हिस्सा दोनों पंजों के नीचे है। फिर आप दाईं ओर बकल रखिएगा और इस बेल्ट को अपनी ओर खींचिए। खींच के इतना टाइट कीजिए कि उसमें कुछ आधे सेंटीमीटर की गुंजाइश हो।
ऐसा इसलिए कि जब आप ये बेल्ट बांध लेंगे तो आप इस बोल्स्टर से खिसक आएंगे और फर्श पे बैठेंगे। एक बार आप बोल्स्टर से उतर आए तो फिर आप दोनों हाथों को साइड में रखिए फर्श में और सीना उठा के इस बोल्स्टर के ऊपर लेट जाइए। ये जो ब्लैंकेट हमने रखा है ये सिर्फ गर्दन को रेस्ट देने के लिए है। इसके बाद आप एक बार आखिरी बार बेल्ट को और कसेंगे ताकि आपकी एड़ियां बिल्कुल अंदर चली जाएं। फिर दोनों हाथ हथेलियां आपकी छत की ओर रहेंगी। इस पोस्चर में आप 2 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं और बाद में 5 मिनट तक लेट सकते हैं। हम इसमें इंटेस्टाइन और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को पहले मसाज करते हैं जिससे कोलन का मूवमेंट बढ़ जाता है। और दूसरा, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो एनल माउथ का जो हिस्सा है उसकी ड्राइंग होना बहुत ज़रूरी है, उसका सूखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पोस्चर में बैठने से वो फ़ायदा भी होता है। इस पोस्चर से उठने के लिए आप एक एक करके हाथ सीने पे लाएंगे और उसके बाद कुछ सेकंड ऐसे विश्राम करने के बाद हाथ को फर्श पे ले जाइए और उसके सहारे से सीने और माथे को उठाते हुए आप फिर से बैठ जाएंगे। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि बकल कहाँ लगा है, तो आप बकल खोल लेंगे और इस बेल्ट से आप वापस निकल आएंगे। बेल्ट से निकलने के बाद आप अपने पैरों को सीधा करेंगे ताकि अगर आपके पैर सो गए हों तो वो फिर से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं। फिर अलती पलती मार के आप बैठ सकते हैं। अब हम आपको जो आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है प्रसारित पादोत्तानासन। ये आसन बड़ी आसानी से घर पे या अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो किसी होटल में भी किया जा सकता है। अब आप देखिए, इस स्टूडियो में हम एक बेंच रख रहे हैं। उस बेंच के ऊपर हम क्रमशः एक के ऊपर एक 2 या 3 बोल्स्टर लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमें इसकी एक खास हाइट चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी हाइट की क्या मेजरमेंट है। हाइट की मेजरमेंट यह है कि जो भी ये आसन कर रहा हो इसकी ऊंचाई उस इंसान के लोअर एब्डोमेन तक आनी चाहिए। उसको मेजर करते हुए आप हाइट तय करेंगे। इस तरह का जो आपने एडजस्टमेंट तैयार किया है या खाट के सामने आप जहां खड़े हैं वहां आप कमर पे हाथ रखिए और उसके बाद अपने पैरों को फैलाइए। जब आप अपने पैरों को फैलाएंगे तो आपको ख्याल रखना होगा कि उसके बीच की डिस्टेंस 3.5 से 4 फुट हो। ये प्रिसिशन बहुत ज़रूरी है। जाकिर साहब, आपने जो सवाल किया था उसका कुछ जवाब यहाँ मिल रहा है कि प्रिसिशन बहुत ज़रूरी है। पैर के पंजे अंदर होंगे और एड़ी बाहर होगी। ऐसा करने से आपकी बैक थाई खुलती है और वो हिस्सा है जो ब्लीडिंग की वजह से ऑलरेडी स्ट्रेन पे है। इसके बाद सीना और माथा उठाते हुए आप हाथ ऊपर रखेंगे। हाथ खींचिए और साइड ट्रंक को आप ऊपर उठाइए ताकि आपको पूरा ये ट्रंक में जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए जगह मिले। फिर अपने हाथों के द्वारा लोअर एब्डोमेन को ऊपर उठा के इस ब्लैंकेट के ऊपर रखिए और उसका सहारा लेते हुए चिन और चेस्ट आगे रखते हुए आगे जाइए। आगे जो इन्होंने एक ब्लैंकेट रखी है दिव्या ने, उसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये कि आप अपना फोरहेड रखें, आपकी नाक न बंद हो, आप सांस ले सकें और उस आसन में कुछ देर रुक सकें। ध्यान रहे कि आपके गर्दन के पास का हिस्सा ढीला रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से फिर वही बात आती है कि आप जेंटल मसाज कर रहे हैं सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे, कोलन रेस्टेड है और एनल माउथ का हिस्सा जो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है ब्लीडिंग होने की वजह से, उसमें सर्कुलेशन हो रहा है और ड्राइंग हो रही है। इस आसन में आप शुरुआत 2 मिनट से कर सकते हैं और बढ़ा के 5 मिनट तक रह सकते हैं। इससे उठने का भी एक खास अंदाज है कि आप पहले हाथ पीछे सरकाइए और फिर माथा उठाइए, चिन एंड चेस्ट अप और आप सीधे खड़े हो जाते हैं, हाथ कमर पे और पैर सीधा। अब जो हम आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। इसका मेजरमेंट भी आप अपने हिसाब से लगाएंगे क्योंकि हर इंसान की हाइट अलग अलग होती है। इसमें आपको इस पूरे एडजस्टमेंट के ऊपर बैठना है जैसे आप स्कूटर में बैठते हैं। तो देखिए, मधु इसके ऊपर बैठी। ऊंचाई का अंदाजा ऐसे लगाइए कि आपके पैर जमीन पे रहने चाहिए। फिर आप अपना हाथ सर के ऊपर उठाएंगे, साइड ट्रंक साइड चेस्ट एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंडेड साइड ट्रंक लिए हुए आप आगे बढ़ेंगे सांस छोड़ते हुए और माथे को इस ब्लैंकेट के ऊपर रखेंगे। फिर वही बात कि कंधे के पास की जगह रिलैक्स्ड होनी चाहिए। आप हाथ आगे खींचिए ताकि साइड ट्रंक एक्सटेंडेड रहे। एक्शन वही है लेकिन अब दूसरी सेट ऑफ मसल्स काम करते हैं, दूसरे ऑर्गन्स पर वही मसाजिंग इफेक्ट होता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही आरामदेह रिजुवेनेटिव पोज है। इसको आप कहीं भी कर सकते हैं।
मिनट वही कि शुरुआत 2 मिनट से करिए और फिर 5 मिनट तक भी इसमें रह सकते हैं। उठने के लिए भी एक इसमें खास तरीका है। पहले हाथ पीछे कीजिए, फिर सांस लीजिए और माथा उठाइए, छाती उठाइए और आराम से बैठ जाइए। इसके बाद जो हम आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है सेतुबंध सर्वांगासन। अगर ये आसन आपको ऐसे ही करने को कहा जाए यानी इंडिपेंडेंट, तो हो सकता है आपके लिए कठिन हो। इसलिए हम आपको इसकी एक बहुत सरल और सुविधाजनक विधि बता रहे हैं जो आप स्वयं एडजस्ट करके कर सकते हैं। इसके एडजस्टमेंट के लिए अब आप देखिए कि हमने 2 पहले बोल्स्टर्स का इस्तेमाल किया है। 2 जो बोल्स्टर हैं वो हमने क्रॉस वाइज रखे हैं, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। उसके दोनों सिरे पर एक एक ब्रिक लगाई है। सिरहाने के लिए आप 2 से 3 ब्लैंकेट लगा सकते हैं। कुछ और हमें बोल्स्टर की जरूरत है जो यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आप इसके एक एज पर बैठेंगे जैसे आप साधारण तौर पर बैठते हैं, लेकिन आप जब खिसक के पीछे की ओर जाएं तो ख्याल रहे, दिव्या आप जाके जरा हाथ लगा के दिखाइए, इधर से आइए मेरे दाईं ओर से, कि जो बोल्स्टर का किनारा है वहां मधु की डॉर्सल स्पाइन आनी चाहिए। बोल्स्टर का किनारा छूइए, यहाँ आपकी डॉर्सल स्पाइन आएगी। तो मधु अब आप धीरे से पीछे जाइए, अपने पीठ पर लेटिए और अगर आपको लगता है आप बहुत उधर आ गए हैं तो पैर सरकाइए और थोड़ा पैर की ओर चले जाइए। पैर मोड़िए, पैर की ओर चले जाइए ताकि आपका जो पोस्चर है वो ठीक रहे। ये जो ब्लैंकेट हमने लगाए हैं इनकी 2 वजह हैं। एक तो इस पे कंधा रेस्ट करना चाहिए, दूसरा उस पे आपका सिर भी रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ब्लैंकेट कम है, आपका कंधा इस पे रेस्ट नहीं कर रहा है, तो आप ब्लैंकेट की संख्या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपने पैर को सीधा करेंगे और अब आप देखिए कि दिव्या इधर 2-2 बोल्स्टर की ऊंचाई दे रही है। ये ऊंचाई भी निर्भर करती है कि आपकी फ्रंटल थाई और पैर जो हैं एक सीध पे रहे, तो इनकी ऊंचाई के लिए ये काफ़ी है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप और ज़्यादा लगा सकते हैं, मगर ऊंचाई नापने का तरीका यही है कि फ्रंटल थाई और फ्रंटल एंकल एक लाइन में हो। अब मधु एक एक करके पैरों को आप फैलाइए और अपनी एड़ी को बोल्स्टर के ऊपर रखिए। ऐसे ही दूसरा पैर फैलाइए और उस पे एड़ी को बोल्स्टर पे रखिए। पैर और फैलाइए, पैर की दूरी वही 3 से 3.5 फुट। अब क्योंकि ये एक ऐसा पोस्चर है जिसमें आपको बहुत फैलाव मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी देने के लिए मैं दिव्या से कहूंगी कि इनके पैर के चारों ओर एक बेल्ट लगा दें ताकि इनका ये हिस्सा स्टेबल हो जाए। ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि न केवल एनल माउथ का हिस्सा ब्लड सर्कुलेशन पाता है और उसमें ड्राइनेस होती है, बल्कि ये जो पूरा एक्शन है इससे कोलन, इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और आपकी लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनमें एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है जो बड़ा सूदिंग है, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करता है और इस तरह से आप पाइल्स की बीमारी पे काबू पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही आरामदेह स्थिति में आप इस तरीके से लेट सकते हैं 5 मिनट के करीबन। निकलने के लिए फिर वही बात कि आप पहले अपने हाथ को एक के बाद एक सीने पे लाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जहां आपको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, तो किसी से कह के आप ये बेल्ट निकलवा सकते हैं और फिर एक एक करके पैर मोड़ेंगे और धीरे से आप सरकते हुए दाईं करवट लेंगे, क्योंकि बाईं ओर दिल है, उस तरफ हम कोई स्ट्रेन नहीं देते। दायां हाथ दाईं कनपट्टी के नीचे, बायां हाथ फर्श पे और ज़मीन की ओर देखते हुए आप टर्न करेंगे और उठ जाएंगे। फिर आप सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। अब हम आपको जो आसन दिखाने और सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है चेयर सर्वांगासन। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक कुर्सी की और एक बोल्स्टर की, या जिसे गाव तकिया कहते हैं, जिसको आप कुर्सी के पैरों से ऐसे लगा देंगे और गाव तकिया के सामने सिर के लिए एक ब्लैंकेट जो लंबाई में मुड़ा हुआ है और सर के लिए रखा हुआ है। आप पहले कुर्सी में साइड वाइज बैठेंगे। साइड बैठ जाने के बाद आप अपनी टांगों को धीरे से ऊपर उठा के बैकरेस्ट जो है कुर्सी का उस पे रख देंगे। और जब आप बैकरेस्ट पे रख लेते हैं तो देखिए जैसे मधु ने अपने को शिफ्ट किया बैकरेस्ट की ओर, वैसे पूरा शिफ्ट करके इन घुटनों से आप इस कुर्सी को पकड़ लीजिए। अब आप धीरे धीरे जैसे नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आप हाथ छोड़ेंगे और नीचे इस जो कुर्सी के पैर हैं उसके अंदर से हाथ डाल के आप पीछे के पैर पकड़ेंगे। ऐसा आप इसलिए करेंगे कि आपको स्टेबिलिटी मिलती रहे। और फिर आप सरकते हैं और कंधे आपके बोल्स्टर पे आ जाएंगे। सिर जो है वो इस ब्लैंकेट पे रेस्ट कर रहा है,
हाथ ने पीछे की कुर्सी की टांग पकड़ रखी है और देखिए टांगें इन्होंने कितने आसानी से इस चेयर के पीछे रख के ये सर्वांगासन में है। इस तरह से करने से फ़ायदा ये है कि एक तो आप पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है, दूसरा ये कि सारा जो एंगल है शरीर का वो बिल्कुल नेचुरल वे में, साइंटिफिक वे में एकदम ठीक है। इस पोस्चर में आपको कम से कम 5 मिनट ज़रूर रुकना चाहिए और आप रुक भी सकते हैं क्योंकि बहुत कंफर्टेबल पोस्चर है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इससे बहुत अच्छा असर कोलन पर होता है जो कॉन्स्टिपेशन दूर करता है और इंटर्न पाइल्स पे काबू पाया जा सकता है। इसके बाद जो पोस्चर हम आपको दिखाएंगे उस पोस्चर का नाम है अर्ध हलासन, जिसके लिए आप इसी पोस्चर में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक कोई स्टूल या मेज आप पहले से अपने सिर के पीछे रख सकते हैं। इस सर्वांगासन से अर्ध हलासन में जाने के लिए आप पहले एक एक करके पैर मोड़ेंगे और उस पैर को बैक रेस्ट पे रखेंगे। जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो घुटनों को पेट की ओर लाइए और धीरे से फिर पैर को इस मेज के ऊपर रख दीजिए। आप थोड़ा सा ये मेज और अपने चेहरे के आगे कर लीजिए और थोड़ा सा आगे दिव्या, बस, ताकि आपके घुटने इस पे रेस्ट कर सकें। और देखिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका बरकरार है और फिर धीरे धीरे आप पैर खोल लेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारी जो मॉडल हैं ये योगाभ्यासी हैं, इनका शरीर जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। हो सकता है आपके लिए हाइट ज़रा कम हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक तकिया और ले लीजिए और मधु आप ज़रा अपने पैर मोड़िए। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आप एडजस्टमेंट कैसे मेजर करेंगे और आप इसके नीचे एक तकिया डालिए और अब आप अपने घुटने आराम से रख सकती हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपका पैर टाइट है तो आप थोड़ी हाइट बढ़ा के आराम से आप रह सकते हैं। इसी वेरिएशन की तीसरी जो स्थिति है वो है सुप्त कोणासन, जिसमें आप अपने पैर फैलाएंगे। तो दोनों पैरों को दाएं और बाईं ओर, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे फैला लीजिए। आपकी टोज टाइट हैं। इससे न केवल आपकी इंटेस्टाइन्स पर असर हो रहा है बल्कि जो हिस्सा पाइल्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, एनल माउथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, उसको बहुत अच्छी ड्राइंग मिलती है, उसका सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जो घाव है उसको हील होने में बहुत आसानी होती है। अब सवाल है कि इस पोस्चर से वापस कैसे जाया जाए। पहले आप एक एक करके पैर मोड़िए और फिर उसी कॉन्फिडेंस की स्थिति में आइए जहां आपको लगे कि आप स्टेबल हैं और फिर अपने पैरों को वापस पीछे ले जाइए कुर्सी के बैक रेस्ट पे। जब आप वापस आते हैं तो आप फिर अपने पैरों को मोड़कर बैक रेस्ट पे रखेंगे और फिर धीरे से आप अपना हाथ निकालेंगे। हाथ निकालने के बाद अगर तो आप पुराने अभ्यासी हैं तो खुद ही स्टूल हटा सकते हैं, वरना यहाँ मैं दिव्या से कहूँगी कि स्टूल को इनके सामने से हटा लीजिए। अब आप अपने पैरों को बैक रेस्ट से हटाकर बेस पे रखिए, कुर्सी के बेस पे, ताकि आपको एक और सहारा मिल जाए और फिर वहाँ से आप अपने को धक्का देके पैर मुड़े रहेंगे, पैर मुड़े रहेंगे और आप एक ऐसी अवस्था में आते हैं, हाथ दोनों ओर खोल लीजिए, जो एक अपने में नया आसन है जिसे हम कहते हैं बेंट लेग विपरीत करनी। आप देख रहे हैं कि इसमें पैर मुड़े हुए हैं और इनका धड़ जो है वो फर्श पे है, पटक्स जो हैं वो बोल्स्टर के ऊपर है। मैं अब मधु से कहूंगी कि अपने पैर फैला लें। ये खास बात ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्चर है ये हम आखिर में करते हैं और दूसरा क्लासिकल वे में आपको पैर फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मगर पाइल्स के लिए ज़रूरी है कि आप पैर फैला के रखिए ताकि जितनी भी देर आप आराम कर रहे हैं उसमें भी हीलिंग प्रोसेस हो, उसमें भी ड्राइंग प्रोसेस हो। इसके अलावा ये बहुत अच्छा है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, कोलन की एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा ये शवासन का काम करता है, आप इसी में आंख बंद करके 5 मिनट तक आराम से लेटे रह सकते हैं। उठने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप धीमे से आंख खोलिए और अपना हाथ एक के बाद एक चेस्ट पे लाइए और फिर धीरे से पैर कुर्सी से बाहर निकाल लीजिए और दाईं करवट लेटिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने को थोड़ा सा धक्का दिया और आप दाईं करवट लेटेंगे, बायां हाथ फर्श पे और ज़मीन की ओर देखते हुए पलट के आप धीमे से सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि सरल से आसनों से आप किस प्रकार अपनी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं या आप स्वयं कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिसिशन नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रकार आपने गुरुजी के विचार इस बीमारी के बारे में सुन लिए, ये भी जान लिया कि उन्होंने किन किन आसनों को रिकमेंड किया है।
यहाँ तक कि आपने उनके बताए आसनों को यहाँ करना भी सीख लिया। डॉक्टर कृष्णा रामन के भी इस बारे में विचार आपने सुन लिए। तो क्या अच्छा हो कि अगर हम आपको किसी ऐसे इंसान से मिलवा दें जो इस बीमारी से परेशान था मगर योगाभ्यास के द्वारा वापस खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं स्वाति राजे से। मुझे पाइल्स की तकलीफ़ थी। जब तकलीफ़ होती थी तो काफ़ी ज़्यादा खून जाता था, करीब एक कप भर खून जाता था, जिससे वीकनेस बहुत ज़्यादा आता था। इसके लिए मैंने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक थोड़ा किया, लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा इलाज कराया। एलोपैथिक डॉक्टर मुझे ऑपरेशन के लिए कहते थे, जो मैं टालती जाती थी, जितना हो सके टल जाए उतना अच्छा। उसके बाद पूना में रहते हुए ही गुरुजी का पता चला और उसके वहाँ पे मैं गई। उन्होंने जब मुझे पूछा और पाइल्स की तकलीफ़ के बारे में जाना, तो उनके लिए ये एक बहुत साधारण सी बीमारी थी। बहुत जो रेगुलर वो मेडिकल पेशेंट्स को जो कराते थे आसन, उसी में थोड़े से वेरिएशंस उन्होंने मुझे करने के लिए बोले। बहुत सरल से वेरिएशंस थे जिसे करने में मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि ये छोटे छोटे वेरिएशंस करने के लिए भी वहाँ पे मुझे काफ़ी असिस्टेंट मिल जाता था। ये वेरिएशंस करने लगी जब मैं लगी तो थोड़े ही दिनों में, करीब 4-5 महीने में फ़र्क पता चलने लगा। खून मेरा जाना पूरी तरह से बंद हुआ। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के कारण ये पूरी तरह से तो जा नहीं सका, लेकिन करीब 1 साल भर में ये मेरी जो बीमारी पाइल्स की मेन तकलीफ़ थी वो 80% तक दूर हो गई। मेरे अपने उदाहरण से मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाइल्स का इलाज ज़रूर है, और वो भी योग के आसनों से ही है, और वो भी जो गुरुजी जिस तरह से कराते हैं वो उन आसनों से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर किसी को तकलीफ़ है तो आप ये ज़रूर आजमा के देखिए, फ़ायदा ज़रूर होगा। मगर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आसनों के अलावा आहार विहार दोनों ही बहुत ज़रूरी है। आपका खाना बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सब्जियां और रफेज भी जाना चाहिए। फिर ये तो बात तय है कि आसनों का अभ्यास नियमित होना चाहिए। हर सप्ताह हम आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं। हमारे पास आपके बहुत सारे खत आए, जिससे हमने तय किया कि अगले सप्ताह हम आपको डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर जाने से पहले हमारा पता ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नमस्कार। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। ना भटके मन, ना सोए तन, काज यही इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का।